दोस्तों नमस्कार। आज आप पढ़ांगा इंडिया पॉलिटिक्स की सबसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है नागरिकता। नागरिकता के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कई बार क्या होता है कि हम कई ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हैं उस पे हम बात नहीं करते हैं, उन विषयों को हम गहनता से नहीं पढ़ते हैं, जिसके कारण हमें एग्जाम के अंदर कई ऐसे क्वेश्चनों का सामना करना पड़ता है जिसके कारण हम या तक उन तक पहुंच नहीं पाते हैं या आपने कभी उनको पढ़ा ही नहीं होगा। तो आज हम हमारे चैनल पे आपको पॉलिटिकल के बारे में संविधान की जितने भी विस्तृत विषय बनेंगे, जितने भी विस्तृत टॉपिक बनेंगे, उसके बारे में आपको विस्तृत से यहाँ पे पढ़ाया जाएगा और हर एक पहलू पर हम बारीकी से नजर रखेंगे, बारीकी से आपको उसके बारे में बताया जाएगा, जिससे कि हम परीक्षा में एग्जाम में आने वाले जो भी कोई भी क्वेश्चन है वो हमसे अछूता नहीं रहे। कोई भी पॉलिटिकल का ऐसा क्वेश्चन नहीं है। हमारा मेन उद्देश्य यह रहेगा कि राजनीति विज्ञान के अंदर कोई भी ऐसा क्वेश्चन ऐसा नहीं रहे कि हम उस तक नहीं पहुंच पाए। हम इसमें आज हम चर्चा करेंगे इसके बारे में कि आज को इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पर आपको क्या क्या उपलब्ध होगा। देखो, संविधान आपको पॉलिटिकल के अंदर सबसे अच्छी जो मेन पहलू है वो है संविधान के अंदर कौन कौन से ऐसे सिद्धांत की हम बात करेंगे, कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो एग्जाम के अंदर अक्सर हमें आते हैं या फिर हमें बार बार उन्हीं पे प्रश्न बनता है। ठीक है। और हम संविधान के 395 अनुच्छेद, हर 22 भाग हैं और जितनी भी हमारी अनुसूचियां हैं और संसद का क्या कार्य है, विधानसभा का क्या कार्य है, और इसमें लोकसभा और राज्यसभा में कैसे डिवाइडेशन होगा, अलग अलग कानून विधि द्वारा कैसे कानून बनता है, कैसे उसमें चुनकर उसके सदस्य जाते हैं और कैसे वो जो जितनी भी प्रक्रिया है उसके बारे में हम विस्तृत जानकारी करेंगे। आई होप कि इसमें किसी भी, मैं आशा करता हूं कि शायद इसमें कहीं भी क्वेश्चन यहां से बाहर आए। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा नागरिकता। तो नागरिकता में देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले कई बार बच्चे सोचते हैं कि भाई सर नागरिकता, इसके बारे में तो क्या पढ़ना है कि नागरिकता है, सदस्यता है। देखो इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं। आप कभी देखो तो जो बड़े लेवल की एग्जाम है, आईएएस आईपीएस है, इसकी जो एग्जाम है उसमें आप कभी देखना नागरिकता से इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उठा रखे हैं कि कई जो बच्चे इनसे अछूते रहते हैं इस पढ़ाई से, इस नागरिकता के विषय से, तो उन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। आज में कुछ पहलू तक हम पहुंचेंगे, नागरिकता को एकदम झंझोर कर ऐसे रख देंगे कि हर टॉपिक पर कहीं भी क्वेश्चन बाहर नागरिकता से न जाए। तो सबसे पहले तो अगर हम किसी चीज को सीखने का प्रयास करें, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई हम किसी चीज को हल्के में ले लेते हैं कि भाई हाँ यार ये तो हमने पढ़ा हुआ है, इससे बाहर तो नहीं आएगा। बस यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। तो हम यही कहते हैं नागरिकता को पहले हमें, पॉलिटिकल एक ऐसा विषय है, इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको इसमें समझने की जरूरत है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। रट्टा मारने का अगर आप प्रयास करोगे तो आप कहीं ना कहीं एक असफल प्रयास कर रहे हो, उसमें सफलता आपको कतई नहीं मिलेगी। आपको रटने के द्वारा आपको थोड़े समय के लिए, सीमित समय के लिए उसको आप याद कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टाइम पे उसको आप याद स्थिर नहीं बना सकते। तो पॉलिटिकल एक ऐसा विषय है, इसके अंदर आपको इसको समझना पड़ेगा और इसमें ज्यादा ये कोई हार्ड नहीं है, बस इसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा आपको। अब नागरिकता है तो नागरिकता की डेफिनेशन आपको हम बताएं क्या है कि किसी की सदस्यता। अब मान लो हमें कोई भी, मान लो आजकल व्हाट्सएप पे ग्रुप है, फेसबुक पे कोई ग्रुप है, तो उसमें ग्रुप चल रहे हैं तो हम उसकी नागरिकता लें, इसका मतलब हम उसके सदस्य हैं, तो मतलब हम उसके सदस्य हैं तो हमारी उसकी नागरिकता है। तो अगर सोचो, अगर आपके पास नागरिकता नहीं हो तो क्या आपकी क्या पहचान है। अगर आप विदेश में जाते हो, कहीं विदेश में आप चले जाते हो, तो विदेश के अंदर, दूसरी कंट्रीज के अंदर आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, ये कोई मायने नहीं रखती। वो क्या, कोई भी आपको पूछेगा कि कहां से हो, तो आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूं, तो आपकी नागरिकता ही आपकी पहचान है। तो नागरिकता है तो वो है सदस्य। नागरिकता ये हमको प्रदर्शित करती है कि हमारी सदस्यता कौन से देश से है, हम कौन से देश से हम बिलोंग करते हैं।
कई बच्चे का ऐसा क्वेश्चन है कि सर नागरिकता क्या अलग अलग हो सकती है? इसमें अलग अलग है। देखो अमेरिका के अंदर क्या होता है, अमेरिका के अंदर नागरिकता है वो दोहरी नागरिकता है। क्या है बच्चों? दोहरी नागरिकता। और हमारे इंडिया में, भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। ऐसा क्यों रखा? हमारे जो संविधान निर्माताओं ने ऐसा इसके पीछे भी रखने का कारण है, संविधान में कोई भी ऐसी कुछ अनुच्छेद वगैरह से कुछ भाग डाले हैं तो ये किसी आधार पर नहीं, उससे बहुत ज्यादा उनका विश्लेषण हुआ, उनके बाद में डाली गई है। तो हमारे अंदर क्या है, दोहरी नागरिकता और एकल नागरिकता के बारे में आज आपको मैं बता दूं। दोहरी नागरिकता यह होती है बच्चों, अमेरिका में क्या होता है, जो देश है उनका वो राज्यों में डिवाइड है। तो पहली तो उनकी प्राथमिकता नागरिकता है उनकी संबंधित राज्य की। अब देखो हम बिलोंग करते हैं राजस्थान से, तो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो अगर मान लो हमारे इंडिया के अंदर, भारत में दोहरी नागरिकता हो तो सबसे पहले मेरी फर्स्ट वैरायटी होगी, प्रथम नागरिकता होगी मैं राजस्थानी हूं, ठीक है। दूसरी वैरायटी होगी कि मैं भारतीय हूं। तो अमेरिका में क्या है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, जो जहां का मूल निवासी है उसकी वो फर्स्ट नागरिकता है। यानी कि एक तो हो गई राज्य की फर्स्ट नागरिकता, दूसरी होगी कंट्री की, देश की नागरिकता। वहां पर दो नागरिकता है। कोई भी अगर वो दूसरी, अगर हम देखो, हम ये चीज देखते हैं कि हम अगर हमारे गांव से बाहर चले जाएं, तो अगर हम बड़े बड़े शहर में हमारे कोई गांव का मिल जाए तो ये अपना तो होता है ना कि ये भाई हमारे गांव का है। अगर हम गांव से एक डिस्ट्रिक्ट छोड़कर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं तो कोई कहे भाई ये हमारे जिले का है, फिर गांव मायने नहीं रखता, ठीक है। बाद में अगर हम कोई दूसरे राज्य में चले जाएं, चलो राजस्थान का कोई महाराष्ट्र में चला जाए, तो वहां क्या कहेगा, ये कहां से बोल, राजस्थान? यार भाई मैं भी राजस्थान से हूं, तू कट्ठा को है, यही होगा, ठीक है। अगर हम देश से बाहर चले जाएं, अगर हमारे कई भाई बंधु हैं वो जो विदेश में अरब कंट्री में ज्यादातर कमा रहे हैं, तो वहां पर कोई भी मिलेगा, चाहे वो एमपी का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल से निवास करता हो, कहीं से भी निवास करो, हरियाणा से हो, राजस्थान से हो, लेकिन भाई कैसे कहेगा, कहां से है भाई, तो कहेगा आई एम, मैं भारत से हूं, आई एम इंडियन। तो हमारी नागरिकता कहीं न कहीं हमारी पहचान है। तो ये मन में आपके प्रश्न उठ रहा होगा कि गुरुजी अमेरिका में तो दो ही नागरिकता है, आपने एकल नागरिकता क्यों, इसका क्या कारण है? आपने भी तो दो ही नागरिकता लागू कर सका, बिल्कुल कर सका, लेकिन उसमें समस्या क्या है? देखो अगर इसमें अगर दो ही नागरिकता होती तो हमें कहीं न कहीं क्षेत्रवाद के बारे में लोग बंट जाते, क्षेत्रवाद में विवाद होना स्वाभाविक था। अब आज हम इस बात पर अगर हम चर्चा नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि आज हमारा समाज है वो जातीय क्षेत्र में कहीं न कहीं हमारे मन के अंदर ऐसा घर करके बैठा है कि हम मन ही मन के अंदर जातियों में बटे हुए हैं। अगर हम ओपनली अगर बात नहीं करें तो भी मैं आपको बताऊं, हमारे मन के अंदर कहीं न कहीं जाति विशेष ठेस कर रखा है। अगर हमारी कहीं, अगर हम हमारे समाज में, राजस्थान में कई बार ऐसी घटनाएं होती है, कोई जाति विशेष का अगर कुछ मुद्दा उठ जाए तो जो भी जाति जो संगठन है वो सक्रिय हो जाते हैं कि जो किसी भी जाति का हो उसके खिलाफ अगर कुछ टिप्पणियां हो या फिर कोई भी जाति के अत्याचार हुआ हो, तो वो जाति विशेष को, अगर कोई हम भी उस जाति से बिलोंग करते हैं तो हमें वो ठेस लगता है कि यार हमारे साथ ऐसा। तो अगर हम ये चीज मानिए, अगर हमारी दोहरी नागरिकता होती तो अगर हमें भी राज्य और देश में डिवाइड किया होता तो क्या होता, तो हमें भी अगर हमारे राज्य के अंदर कुछ दूसरे राज्य ने हमारे साथ में कुछ अनहोनी कर दिया, अब दो राज्यों के बीच हमारे कुछ ऐसे विवाद है, जैसे सीमा विवाद हो सकता है, जल के बंटवारे को लेकर विवाद हो सकता है। तो अगर आज जो जल की सीमा का जो विवाद है तो उसे हम कहीं भी नहीं मानते, ठीक है। लेकिन जब सीमा का या फिर जल का कोई, हमें किसी भी दो राज्यों में कोई किसी चीज को लेकर, भाषा को लेकर टकराव हो, या किसी क्षेत्र को लेकर टकराव हो, या फिर किसी भी औद्योगिक क्षेत्र से लेकर टकराव हो, ठीक है, तो उसमें हम भाई भतीजावाद, जो क्षेत्रवाद, उसमें ज्यादा हो जाता है। भाई हम तो राजस्थानी है,
राजस्थान में आजकल जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है तो हमारे राजस्थान में देखो अदर दूसरे स्टेट के भी आकर एग्जाम देते हैं, उसे जनरल में उसको क्वालिफाई माना जाता है और एग्जाम देते हैं। हम मन में कहीं भी नहीं होता है कि हाँ यार हम इंडियन है, कहीं भी एग्जाम दे, हम भी तो जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, सेंट्रल लेवल की नौकरी करने जाते हैं, हम भी हरियाणा में जाते हैं। लेकिन उसके बाद में ऐसा होता है यार हमारी राजस्थान के दूसरे स्टेट का हमारे यहाँ नौकरी करने ना आए, दूसरे स्टेट का यहाँ पे परीक्षा क्यों दे रहा है, ये भावना ना ये हमारे अंदर बढ़ जाती, जिससे क्या कि हमारे देश के अंदर एक हमारा जो देश का जो संविधान है वो संघात्मक जो केंद्र सरकार की ओर अग्रसर है, यानी कि केंद्र की ओर हमारे जो देश की हमारे जो भावना है वो हमें कहीं ना कहीं इसमें फूट नजर डालती और कहीं ना कहीं हम इसमें थोड़े बंटे हुए नजर आते। इसीलिए एकल नागरिकता हमारे लिए सबसे बेस्ट है कि हम सभी, कोई ऐसा नहीं कहेगा कि मैं राजस्थानी हूं, मैं महाराष्ट्र से हूं, मैं एमपी से हूं, मैं हरियाणा से हूं, सब ये कहेगा मैं भारतीय हूं। तो कहीं ना कहीं हमें देश प्रेम की भावना और एकता की और हमारे संगठन और देश प्रेम की भावना की ओर हमें अग्रसर होना पड़ता है। तो नागरिकता तो डेफिनेशन यही है कि हमें किस राज्य से या किस देश से बिलोंग करते हैं तो वही हमारी नागरिकता है, हमारी सदस्यता है। देखो अपन चीज देखा कि नागरिकता को क्या महत्व है, नागरिकता को बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप नागरिक नहीं मान ले जाए आपकी, चलो मान लो नागरिकता, आप ये सोच सकते हो कि आपकी नागरिकता छीन नहीं सकते, नहीं, सरकार आपकी नागरिकता छीन सकती है। आप संविधान का अपमान करते हो या फिर देशद्रोही जैसी कुछ घटनाओं में संलग्न होते हो, हमारे जो विदेशी शत्रु है, हमारे देश के शत्रु हो, उनके साथ में आप मिल जाते हो, ऐसी गतिविधियां देश के खिलाफ राजद्रोह कैसे करते हो, तो सरकार आपकी नागरिकता छीन सकती है। नागरिकता छीनने का मतलब आप सरकार के अंदर, देश के अंदर किसी भी, अगर मान लो आपकी नागरिकता छीन ली जाए तो आप घर के रहोगे ना घाट के, ये कहावत है ना एकदम सटीक बैठती है। कैसे? आपके मतदान का अधिकार आपसे छीन लिया जाएगा, कहीं भी आप देश के अंदर सरकारी जॉब नहीं पा सकते, ठीक है, और कहीं भी आप जो चुनाव लड़ने का अधिकार है वो नहीं हो सकता। कोर्ट में जाकर आप कहीं भी जो ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें हमें केवल नागरिक को ही प्राप्त है, उन पे जाकर आप रिट दावा नहीं पेश कर सकते। इसलिए नागरिकता का बहुत बड़ा महत्व है। तो सबसे पहले बात करते हैं ये कहां है। ये तो है बच्चों संविधान के, कहां है, संविधान के भाग 2 में, संविधान में ये कहां वर्णन है। तो आजकल एग्जाम का जो तरीका है वो चेंज हो गया है, प्रश्नों का लेवल भी बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, तो हम ये कहीं ना ये आशा नहीं रख सकते कि भाई ये क्वेश्चन हमारे कहीं भी प्रश्न पत्र में देखने को मिले। तो भी हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए कि संविधान के भाग 2 अनुच्छेद कौन से, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, ये तो है इसमें संविधान में वर्णन, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। देखो इसमें भी नागरिकता के अंदर भी ऐसा मतलब प्रावधान है कि कई नागरिक कौन है। देखो कई बार हमारे जो विदेश में जो नौकरी कर रहे हैं या विदेश के अंदर कई दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली तो इंडियन वो देश की नागरिकता इसकी नहीं रहती है। देखो कई ऐसा है कि हमने कई बार, देखो एक आईपीएस जो यूपीएससी के जो पेपर था उसमें रहा था कि एक क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सा कथन असत्य, ठीक है, इसमें आपको 4 दे रखे थे। उसमें क्या है, देखो एक तो है कि जो विदेशी है, विदेशी को कौन सा मतलब ये नागरिकता अधिकार प्राप्त नहीं है। आपको अपने जो मौलिक अधिकार हैं, कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल नागरिक को ही प्रदान होते हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अब देखो अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 में क्या है, हमें बोलने की स्वतंत्रता है, कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता है, कहीं भी हमें बिना हथियारों के संगठन बनाकर धरना देने की, उपस्थित होने की, एकत्र होने की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो क्या ये विदेशियों की भी स्वतंत्रता है? नहीं। अगर कोई विदेशी यहां पे आ जाए, ठीक है, और यहां आके धरना प्रदर्शन करने लगे तो क्या सरकार उनको स्वतंत्रता है? ये
नहीं है, विदेशियों को नहीं है, केवल जो हमारा देश का नागरिक है उसी को ये स्वतंत्रता है। ठीक है, अब अनुच्छेद 15 देखो, कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। यह क्वेश्चन आया था, ऐसे निम्न में से कौन से क्वेश्चन है जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है? देखो, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये याद रखो, ये मोस्ट क्वेश्चन है। इसको स्टार भी आप लगा सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी के एग्जाम के अंदर। क्या कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है, इसमें थोड़ा विस्तृत है, हम थोड़ा आपको शॉर्ट में बता रहा हूं कि अनुच्छेद है, इसमें से कौन से विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 15 के अंदर है, क्या है? अनुच्छेद 15 के अंदर है आपके साथ में जाति, धर्म, मूल निवास, लिंग आधार के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन ये विदेशियों पर नहीं लागू होता है। दूसरा अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन की अवसर में समानता, कि देश के अंदर कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा होगी उसमें सभी को सम्मान रखा जाएगा, यानी कि जो लोक नियोजन का जो भी अवसर हमें मिलेगा वो सभी को समान मिलेगा। क्या विदेशी यहां आकर हमें दावा कर सकता है कि मेरे को भी भैया आपके समान ही दो? नहीं, क्योंकि वो यहां का सिटीजन नहीं है, यहां की नागरिकता उसके पास में नहीं है। अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं ऐसी हैं जो मतलब बोलने की स्वतंत्रता, क्या आज विदेशी कोई भी सिटीजन यहां आकर हमारे देश में कुछ भी बोल सकता है क्या? उसे बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया के अंदर कई इंडियंस हमारे जो लोग हैं वो क्या है कि राजनीति के बारे में भी कमेंट करते रहते हैं। किसी राजनेता हो या फिर कोई भी फिल्म स्टार हो, क्रिकेटर हो या कोई भी बड़ी हस्ती है, उसके बारे में हम कमेंट कर देते हैं कि भाई ये तो ऐसा है, वैसा है, फलाना है, ढिमका है। ठीक है, लेकिन विदेशी आकर क्या हमारे यहां देश में किसी के खिलाफ बोल सकता है? नहीं, उसको बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, कहीं भी धरना देने की स्वतंत्रता नहीं है। और अनुच्छेद 29-30 ये क्या है कि कोई मूल्य जो सांस्कृतिक क्षेत्र है, अपने सांस्कृतिक क्षेत्र धर्म को उसमें प्रचार प्रसार करना, मतलब कोई भी विदेशी, मान लो कोई विदेशी है, विदेशी क्या आकर के, हम तो हमारी संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं। हमारी कोई चलो राजस्थानी भाषा है तो राजस्थानी भाषा के जो कुछ भी पुरानी पांडुलिपियां हैं, कोई राजस्थान पुराने ग्रंथ हैं या हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसका हम संरक्षण कर सकते हैं। क्या विदेशी कोई भी मान लो विदेश से आए, यहाँ इंग्लैंड से कोई अंग्रेज आए और भारत में आकर कहे ये हमारे संरक्षण हम यहाँ पे करना चाहते हैं, हम हमारे जो कोई भी हमारी संस्कृति का यहाँ प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमको ये विदेशियों को अधिकार नहीं है। ऐसी कुछ और दोहरी नागरिकता होती है। देखो, नागरिकों कई ऐसे हैं जो विदेश के जो नागरिक है, हमारे देश के जो नागरिक नहीं है, उनको भी वो अधिकार प्राप्त है। क्या? एक है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या है बताओ अधिकार? आप बच्चों को याद हो तो बहुत ही एक ऐसा अनुच्छेद है जो हमारे जो मूल अधिकार है उनका हनन किया जा सकता है, लेकिन आपातकाल के दौरान और हमारे मूल अधिकारों का हनन नहीं होता है। किसको छोड़कर? अनुच्छेद 21। इसमें क्या है बच्चों? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, जब तक सरकार को नॉलेज होगी आपके प्राणों की और आपके देही की रक्षा की जाएगी। ठीक है, कई बार आप देखते हैं कि कोई भी अपनी मांग को लेकर कोई टावर पर चढ़ जाता है, कोई टंकी पर चढ़ जाता है या किसी बिल्डिंग पे ऊपर चढ़ जाता है, तो ये क्या है? जब सरकार को पता चलता है तो प्रशासन, आपने देखता होगा पुलिस प्रशासन और जो अपना प्रशासन जितना भी है, कलेक्टर, एसडीएम, वो वहां पे पहुंच जाते हैं, उसको समझाइश करते हैं कि भाई तू नीचे आ जा, आपकी जो मांग है वो हम मानने को तैयार हैं। ऐसे भी जो उसको समझाइश करने नीचे होता है। क्यों? क्योंकि ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। हमें हमारे गवर्नमेंट हमारे प्राणों की, जब तक गवर्नमेंट को पता है हमारे प्राण की दैहिक की स्वतंत्रता की जाएगी। बाह्य आक्रमण होता है तो आज हम स्वतंत्र बोल रहे हैं, स्वतंत्र घूम रहे हैं, कहीं भी जाकर निवास कर रहे हैं, तो ये किस लिए है? ये अनुच्छेद 21, क्योंकि हमें मूल अधिकार है। गवर्नमेंट कहती है कि हम आपके प्राण और देह की स्वतंत्रता करेंगे। तो ये गुरुजी या ये भी विदेशन, बिल्कुल ये विदेशन प्राप्त है, नहीं थे मार्गवन, इसलिए उनके भी प्राणों की रक्षा की जाएगी, ये अनुच्छेद है। तो ये भी। अब एक क्वेश्चन देखो, मोस्ट आपको बताता हूं कि एक
आरएस के अंदर एग्जाम के अंदर आया था कि आपातकाल के दौरान हमारे जो मूल अधिकार है उनका हनन कर लिया जाता है। तो ऐसा कौन सा और कानून है या ऐसा कुछ अनुच्छेद कौन सा है जिसके तहत हमें हमारे मूल अधिकारों का हनन कर लिया जाता है? ठीक है, किस लिए? इसमें जो आपातकाल है तो 352 नहीं आया था बच्चों। आपातकाल में भी केवल बाह्य और सशस्त्र विद्रोह होते हैं ना, सशस्त्र विद्रोह हो जाए उसके अंदर हमारे मूल अधिकारों का हनन किया जा सकता है, न कि 356 में, न कि 360 में, ना तो वित्तीय आपात में ना भी राज्य आपातकाल के अंदर नहीं होता है। संवैधानिक तंत्र विफल होने पर हमारे मूल अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता, डॉट मान लो। और वित्तीय आपातकाल के दौरान भी हमारे मूल अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। केवल अनुच्छेद 352 सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो वह हमारे बाह्य आक्रमण हो जाए जिसके अंदर हमारे अधिकारों का हनन किया जा सकता है, जिसमें भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता हमारे लिए मायने रहेगी। और 21 क 6 से 14 साल तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार रहेगा। ठीक है। और बच्चों एक आपको देखो छोटा सा बताता हूं, मोस्ट कर लो। आरपीएससी ने एक बार पूछा था कि अनुच्छेद 33 क्या है? किसी बच्चे को बताओ तो बताओ अनुच्छेद 33 में क्या है, कमेंट करके बताओ अनुच्छेद 33 में क्या है। देखते हैं आज कौन से बच्चों को मतलब इसके बारे में नॉलेज है। कई बार ऐसे क्वेश्चनों के बारे में हम अनभिज्ञ रह जाते हैं, हम इस तक नहीं पहुंच पाते हैं और यही क्वेश्चन हमें आगे जाकर एग्जाम हॉल के अंदर हमें परेशान करते हैं कि यार ये तो आप पढ़े हुए नहीं, कठों आ गए हो गुरुजी को बताए नहीं, मैं तो पढ़े हुए नहीं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये हम बाहर फिर गुरुजी को दोष देते हैं। तो आपको मैं बता दूं अनुच्छेद 33, देखो किसी ने कमेंट नहीं किया भाई, अभी बताओ क्या है अनुच्छेद 33 के अंदर क्या है? अनुच्छेद 33 के अंदर होता है सैन्य शासन। हमारा संविधान क्या कहता है? हमारा संविधान क्या कहता है? हमारा संविधान कहता है कि अगर हमारे देश के अंदर कहीं भी फौजी कानून, सैन्य शासन अगर लागू हो जाए तो सेना हमारे अधिकारों का हनन कर सकती है उस क्षेत्र विशेष के अंदर। देखो हमने कई बार ऐसा देखा है कि जब कश्मीर के अंदर 370 लागू था, 33 जो अनुच्छेद 370 जहां पे लागू था, तो उस समय कई बार आतंकवादी हमले जहां पर होते तो वहां पर कई बार सरकार क्या होती, फौजी कानून लागू कर देती, जिसको हम देसी भाषा में कहते हैं फौजी कानून, यानी कि सेना का शासन। सैन्य का शासन, अगर सेना का वहां पर शासन हो जाए तो वहां पर सरकार, हम कई बार देखते हैं कि मुठभेड़ के अंदर कई नागरिक भी मारे जाते थे, ऐसे भी मारे जाते, वहीं पर क्या मूल अधिकारों सीमित हो जाते हैं, कुछ सीमित हो जाते हैं सैन्य शासन के अंदर। तो यही अनुच्छेद 33 यही कहता है कि अनुच्छेद 33 जिस क्षेत्र विशेष के अंदर, पूरे क्षेत्र में जो अगर कोई भी सेना शासन लगेगा तो वह छोटा क्षेत्र ही होगा, एक गांव हो सकता है, एक शहर हो सकता है, कहीं भी ऐसा उपद्रव हो या कहीं भी एक राज्य हो सकता है। ठीक है, तो वहां पे सैन्य शासन लागू हो जाएगा तो वहां पर सरकार वहां के लोगों के जो मूल अधिकार है उनको सीमित कर सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है। कई बार ऐसे हमें कोर्ट में भी ऐसे मामला उठा था, केशवानंदी मामले के अंदर भी कई बार कहा गया कि क्या संविधान जो है उसमें संसद इसमें हमारे इसमें संशोधन कटौती कर सकती है कि नहीं कर सकती, वो हम मूल अधिकार के अंदर पढ़ेंगे। तो हम नागरिकता के जो है चैप्टर है उसका जो अनुच्छेद वाइज है वो हम कल पढ़ेंगे। आज तो हम नागरिकता की जो मूल अवधारणाएं थी, और नागरिकता क्या, एक तो देखो विदेशी जो बच्चे हैं यहां, क्या विदेशी आके कई नौकरी करते हैं तो क्या उनको नागरिकता मिल जाती है? नहीं मिलती। तो इसमें नागरिकता कई प्रकार की होती है। नागरिकता होती है, एक तो देखो इसमें आपको बताएंगे, कल बताएंगे विदेशी शत्रु, ठीक है। एक होता है, एक तो जो हमारे जो हम जिस देश से हमारे साथ में युद्ध चल रहा है किसी भी देश के साथ में, तो उसके जो बंदी है उनको क्या है, जो अनुच्छेद 22 है, अनुच्छेद 22 में क्या है, गिरफ्तारी के लिए संरक्षण। आपको पढ़ा होगा अनुच्छेद 22 में कुछ हदों तक गिरफ्तारी के लिए संरक्षण। वो क्या है, विदेशी जो शत्रु हैं हमारे यहाँ की 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित किया जाएगा, हमारी गिरफ्तारी के जो कारण है वो हमें बताएंगे। कोई भी किस सक्षम अधिकारी का हमें गिरफ्तार कर रहा है, अपने पद का परिचय देगा, और हमें हमारे जो वकील है, हमारा जो मनपसंद वकील करने को हमें छूट होगी। तो ये चीजें है ना, जो विदेशी शत्रु हैं
उनको नहीं है। मान लो युद्ध है, युद्ध के अंदर जो बंदी बनाए, क्या वो कहेगा कि मन वकील करण दो ना, ना आप करण दिया कि मजिस्ट्रेट के 24 घंटा में पेश करो ना, ये चीजें उस पर लागू नहीं होती है। तो ये अनुच्छेद 22 है, ये क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर आया था कि अनुच्छेद 22 है वो विदेशी नागरिकता संबंधी अनुच्छेद 22 क्या महत्व रखता है। तो इसमें क्या है, जो विदेशी शत्रु हैं, ठीक है, और एक है हमारे जो मित्र देश हैं, जो उनके देश के जो राजदूत यहां पे रहते हैं, तो क्या वो उनकी नागरिकता है। इस विषय के बारे में नागरिकता का जो पूरा चैप्टर है अनुच्छेद वाइज हम कल पढ़ेंगे, पूरा नागरिकता। हम आशा करते हैं कि नागरिकता आपको कहीं से भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाए। आज तो हम केवल नागरिकता का ऐसा परिचय देख रहे थे कि भाई नागरिकता होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और नागरिकता हमारे लिए मायने क्या रखती है। इसके लिए हम चर्चा करेंगे। नागरिकता के बारे में हम विशेष से पढ़ेंगे, और आपके मन में भी वो नागरिकता के बारे में कुछ जिज्ञासा हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और हम इससे पूरा प्रयास करेंगे आपको हमारी नागरिकता जो पॉलिटिकल है इसमें कहीं भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा।